हादसात और इनसे बचाव। हादसात तो हमारी ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं, हमें इनसे बचाव कैसे करना चाहिए। रोड के ऊपर, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात पेश आते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, मफ़हूम है आयत का, कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। तो यकीनन ऐसे हादसात जिनको हम रोक सकते हैं, ऐसे इक़दामात जो हादसात के अंदर कमी ला सकते हैं, अगर हम उनको पहले से अपना लें सेफ्टी मेजर्स के तौर पर, तो हादसात रूनुमा नहीं होंगे। और अगर कोई ऐसा हादसा जिसको हम रोक सकते थे, अपने सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई करके उसको रोक सकते थे और हमने उसको नहीं रोका, तो यकीनन फिर ये मौत जो है ये अपने हाथों से मौत के मुतरादिफ़ होगी, यानी ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ होगी। हमारे साथ आज हमारे एक दफ़ा फिर स्टूडियो की ज़ीनत बने हैं जनाब नासिर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसके हवाले से हमने आपको आज फिर ज़हमत दी अपने स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस के लिए आए। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो वर्ल्ड सेफ्टी डे है, इसकी ज़रूरत दुनिया को क्यों महसूस हुई? क्या कोई इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा हादसा था जिसके बाद लोगों ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए? थैंक यू शाह साहब। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है जिस पे आज आपने मुझे कहा और इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, सेफ्टी डे उसूलन तो हर लम्हा, हर दिन और हर वक्त सेफ्टी जो है आपके हर ज़िंदगी के शोबा ज़िंदगी में आपके साथ शामिल होते हैं। बिल्कुल। किसी दिन को मखसूस करके ये उसूलन ये होता है कि उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए एक ऐसा स्टेप लिया जाता है कि पूरी दुनिया में उस दिन लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके आए कि सेफ्टी जो है वो एक बहुत अहम एरिया है जो बहुत सारे एरियाज़ में हम मिस कर रहे हैं। आपने इसकी हिस्ट्री की बात की, तो इसकी हिस्ट्री 1996 में फ़र्स्ट टाइम ये डे मनाया गया। अच्छा। और इस डे को मनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वर्क प्लेस में जो लोग काम करते हैं जहाँ पर, उसको सेफ़ बनाया जाए। आम ज़िंदगी में हम घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में है सच हमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती। जो एक इंडस्ट्री में, एक वर्किंग एरिया में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें चल रही हैं, टेम्परेचर के साथ आपका वास्ता होता है, तो वहाँ पे हादसात होने की शरह बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ जो हादसात हुए हैं उन लोगों की याद मनाते हुए इस दिन को जो है वो मखसूस किया गया 28 अप्रैल को कि इस दिन सेफ्टी डे को मनाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हादसे होते एक डेटा के मुताबिक, जितने हादसे हैं वो जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस दौरान भी वो होते हैं। ये जो हिस्ट्री आप डेटा उठा के देख लें तो अप्रैल से लेके मई का महीना जो है चेंजिंग वो वेदर में मोस्ट जो है क्रूशल टाइम होता है जिसमें ये हादसात होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें एक तो टेम्परेचर यानी कोल्ड से हार्ट की तरफ जा रहा होता है। दुनिया में सिवाय चंद एक एरियाज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, लेकिन ज़्यादा मुल्कों में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, काम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा होता है, और फिर उस इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ ये जो 2-4 महीने हैं ये फाइनेंशियल ईयर्स भी होते हैं, पैस्कल ईयर्स इन्हें कहते हैं। इसमें ये जैसे अप्रैल है, मई है, जून है, इसमें पूरे साल के टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं, तो थोड़ा सा काम का लोड बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो वर्कर्स पे और लेबर्स पे आता है कि जी उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम लगाना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये इंसिडेंट या हादसात होते हैं। ये बेसिकली एक इदारा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, USA का है लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम कर रहा है। और न सिर्फ ये पूरी दुनिया में सेफ्टी की अवेयरनेस दे रहा है बल्कि लेबर को प्रोटेक्शन देने के लिए इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 एरियाज़ हैं: एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉयर जो
ओवरऑल जिसने उसको काम दिया, जिसने उसे जॉब दी, जो उसे पे कर रहा है, और इन दोनों के मामलात को गवर्नमेंट ने या स्टेट ने लुक आफ्टर करना है कि आया रूल रेगुलेशन के मुताबिक ठीक हो रहा है या नहीं हो रहे हैं। तो जो ILO का कन्वेंशन था 2003 का, उसके मुताबिक जो है अब एम्प्लॉइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और उस वजह से इस डे को जो है रेगुलर मनाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, आपने एक बड़ी कीमती बात की इसमें कि वर्क प्लेस पे ज़्यादा हादसात होते हैं। तो वर्क प्लेस के हवाले से अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ वर्क प्लेसेस पे कुछ इस किस्म की अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है? पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है, और मज़ीद हमें इस पे किस तरह से काम करना चाहिए कि वर्क प्लेस, ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया में आप चले जाएं, हतार में चले जाएं, बहुत सारे आपको वाक़यात सुनने को मिलेंगे। केमिकल फैक्ट्रीज़ के अलावा मशीनों में भी बहुत सारे हादसा सुनने को मिलते हैं, और फिर कुछ इस तरह से सेफ्टी मेजर्स भी हमारे यहाँ नहीं हैं जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ इस हवाले से क्या काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगा कि अव्वल तो वर्क प्लेस सिर्फ कोई कारखाना या इंडस्ट्री की हद तक महदूद नहीं होता। अच्छा। जो खातून खाना किचन में काम कर रही है तो वो वर्क प्लेस, उसके लिए वो वर्क प्लेस है। वेरी एग्जैक्ट। ठीक है, जहाँ आप किसी विज़िट पे कहीं किसी पार्क में गए, उस पार्क में जो माली काम कर रहा है, जो हाउस कीपिंग करने वाला मौजूद है, जो वहाँ पौधे लगा रहा है, वो उनकी वर्क प्लेस है। और अगर आप नॉर्थन एरिया जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, वहाँ पे भी वर्क प्लेस मौजूद है। वहाँ पर भी वो लोग जो वहाँ पे होटलिंग का काम कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ बोर्ड्स लगाए हुए हैं, टूरिस्ट्स को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, होटल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे उनके भी वर्क प्लेस। इससे आगे अगर आप चले तो किसी मज़ार पे कोई पीर साहब हैं, वहाँ लोगों का एक हजूम है, दैट इज़ वर्क प्लेस। इवन आप अगर ड्राइव कर रहे हैं फैमिली के साथ तो वो ड्राइविंग की सूरत में एग्जैक्टली और फिर वहाँ आपका रोड जो है आपका वर्क प्लेस है। और हादसात के हिसाब से देखा जाए, दुनिया में बड़े ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स हैंडल किए जाते हैं, बारूद बनाया जाता है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उन इंडस्ट्रीज़ का आप डेटा उठा के देखें, वो शायद 1/3 भी नहीं है जितने इंसिडेंट आपके रोड्स पे होते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान का अगर डेटा देखें तो पाकिस्तान के डेटा में इस वक्त टोटल, यानी ये कह लें कि 80,000 के करीब लोग अपनी जान से जाते हैं सिर्फ इसी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। पर ईयर डेटा जो है ना 80,000 का है, जिसमें लोगों की जान जा रही है। और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो मेरी एज का, अगर आप देखें उस हिसाब से, जो कभी रोड के ऊपर किसी हादसे से किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो। ऐसा ही है। यानी अगर ओवरऑल हम देखें जो लोग मुतासिर हुए हैं इससे, तो उनकी रेशियो तो हो सकता है 90+ चली जाए, और जो कैजुअलिटीज़ है वो आप बता रहे हैं कि 80,000 पर ईयर 80,000 बहुत बड़ी है बहुत। अब आप सोचेंगे इसको हम वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से आप देखें गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, उस हिसाब से एक्सीडेंट इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। और ये एक्सीडेंट इंसिडेंट जिन लोगों के हो रहे हैं वो ना ही लैंड क्रूज़र्स में होते हैं, ना ही कारों में होते हैं, वो तो बराए नाम चंद एक होते हैं। ये हो रहे होते हैं तो पेडेस्ट्रियंस का हो, मोस्टली पेडेस्ट्रियन। ये हो रहे होते हैं तो साइकिल और बाइक वाले होते हैं, ये होते हैं तो ट्राईसाइकिल वाले जो हैं, आपके चिंची हैं, आपका रक्षा है, उन लोगों। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा डेटा है वो पेडेस्ट्रियंस का है। अब आप रोड पे जब कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन उसूलों का पता हो कि आपने हमेशा रोड के साइड पे, राइट साइड पे चलना है, क्योंकि आपको सामने से आने वाली गाड़ी नज़र आएगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की। अमूमन मैंने देखा है वॉकिंग ट्रैक्स पे ना, क्या कोई फितरी अमल है ऐसा कि हमेशा लोग जो है ना वो लेफ़्ट साइड के ऊपर, ट्रैफिक साइड के ऊपर चल रहे होते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि आपको सामने से आने वाली गाड़ी नज़र नहीं आएगी। आप राइट साइड पे रहें ताकि अगर गाड़ी से कोई गलती होती है, मिस्टेक होता है,
तो आप अपने आप को दाएं बाएं होके बचा सकते। वरना तो जो पीछे से आ रही है आपको क्या पता वो कैसे आ रही है, Exactly. वो आपको हिट कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह है। तो रूल्स का पता हो, फिर उसके बाद जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, अब हमारे यहाँ बच्चों की एजुकेशन या जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अब हमें क्या ज़रूरत है कि मीनार पाकिस्तान की हाइट इतनी है, अब हमें क्या ज़रूरत है कि कहा जाए कि जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी और ऐसे वो ही। इंग्लैंड के शहर में हुई थी, इस तारीख को हुई थी। ये चीज़ें उलझे हुए हैं उसमें। किसी हद तक आपकी वो हिस्टोरिकल आप information कह है लें, हाँ ठीक है। जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है, ट्रैफिक साइंस इंग्लिश में एक चैप्टर था टेक्स्ट बुक में। अभी का मुझे नहीं पता वो है या नहीं है। और ये जो आपने राइट एंड लेफ़्ट चलने वाली बात बताई है, ये मुझे सिंस 9th क्लास याद है। और मैं वॉक करते हुए भी इसका ख्याल रखता हूँ कि सामने से आने वाली गाड़ी को मैं देख सकूँ। तो ये तो चीज़ हमारे चलें उसमें थी, अब का मुझे नहीं पता। लेकिन अब जिस तरह से रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ गई है, जैसे अब हमारी ये रोड जो थी जीटी रोड, अगर आप आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे ये क्राउड नहीं था, ये रश नहीं था, व्हीकल हमारे इतने ज़्यादा नहीं थे, कम थे। कंपैरेटिवली टाइम हमारा जैसे जैसे गुजर रहा है व्हीकल ज़्यादा होते जा रहे हैं, और व्हीकल्स के ज़्यादा होने के साथ रोड्स की जो गुंजाइश है वो तो उतनी है। अब सेफ्टी ऑफिसर होने के एतबार से आपसे मेरा ये सवाल है, हम गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ सकते या हम बाकी इदारों से नहीं लड़ सकते कि यार आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो करें या ना करें इससे मैटर नहीं होता, किसी ड्राइवर की गलती है वो मैटर नहीं करती, आपने ख़ुद को बचाना है। तो आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बताएं कि क्या ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्कूल में सेफ्टी के हवाले से कुछ क्लासेस होनी चाहिए या सेशंस होने चाहिए जिनसे हम अपने आने वाले बच्चों को ये अवेयरनेस दे सकें। ख़ासकर अब 7वीं 8वीं का बच्चा तो मोटरसाइकिल चला रहा होता है, पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी क्या इस बारे में राय है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। देखें, अल्लामा इकबाल का शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हमने किसी से कोई जाके शिकवाए गिला नहीं करना, या हमने किसी को जाके कोई ये नहीं कहना कि जी आप इस काम को इस तरह करें। हमें अपने नेशन को डेवलप करना है, अपने लोगों तक इस इल्म को पहुंचाना है, और कहाँ से शुरू करना है? फ्रॉम रूट लेवल, स्कूल और कॉलेजेस से। यानी वो बच्चे जो छोटे बच्चे, अब आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गई हैं, बाइक्स भी आ गए, और बहुत छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये बाइक्स लेके बाहर निकलते हैं, और जब दोस्तों के साथ होते हैं तो रेस लग रही होती है, वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, सिग्नल्स की बात कथा हो रही है। ईद के तीसरे दिन मेरे बेटे को एक बाइक वाले ने हिट किया है, वो 4 साल का है, उसको 9 स्टिचेस आए हैं, उसकी एक आर्टरी मेन कट की थी। हम लोग बड़े परेशान हुए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इमरजेंसी में डॉक्टर साहब आ गए, सर्जन थे, उनको कॉल की और वो आ गए छुट्टी के बाद भी। तो इस किस्म की हमें बातें छोटे बच्चों के बाइक चलाने से फेस करनी पड़ रही हैं। अब वो आप इसको देखें कि कितना बड़ा सानिया है, हादसा चंद सेकंड 2 सेकंड की बात होती है, लेकिन वो पेन, वो तकलीफ़, वो परेशानी, वो फिर बहुत लंबे अरसे तक रहती है। ठीक है, उस लम्हे के लिए पहली चीज़ तो हम ये सोचें कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। हमारी बदकिस्मती ये, हम कहते हैं पूरे जहान के साथ हादसे हो सकते हैं, मेरे साथ नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हमने एक कल्चर या नेचर बना लिया अपनी कि हमने सेफ्टी वायलेशन, यानी ये एक थोड़ा सा फखरिया भी हो गया ये कि भाई हमने इंडिकेशन को या इशारे को हमने फॉलो नहीं किया। हाँ, असल में एक जिस मुआशरे या जिस कल्चर में रह रहे हैं ना, वहाँ कल्चर को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। मसलन कल्चर कैसे बनता है? हमारे सामने मिसाल जीटी रोड और मोटरवे की। आप या हम जब जीटी रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हम उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है? हाँ, हमारा बिहेवियर क्या? और जैसे ही मोटरवे पे आते हैं हम चुकन्ने हो जाते हैं, आप बिल्कुल 180 पे चेंज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे, सीट बेल्ट बांध लेंगे। एग्जैक्टली, स्पीड लिमिट का ख्याल रखेंगे, इंडिकेटर देंगे, लाइन और लाइन का आप ख्याल रखेंगे और आप चलेंगे। इसमें क्या समझते हैं आप कि ये मोटरवे पुलिस और
हाईवे पुलिस की मेहरबानी है या यहाँ पे ये असर है कि यहाँ पे वो जीटी रोड पे इतनी चेक एंड बैलेंस नहीं है? देखिए, एक कानून की सख्ती है या हमारी कोई? ये अगर सोचा जाए इसमें बेसिकली आपको अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, आप उस अच्छे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इजी टू एडजस्ट है। आप कभी भी अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल नहीं करेंगे जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हों, जहाँ पे गालम गलोच हो रही हो, जहाँ पे मार कुटाई हो रही हो, जहाँ पे खिड़कियाँ टूटी हुई हों। आपकी कोशिश होगी कि अच्छा इन्वायरमेंट दें। जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी सोच को चेंज कर देगा। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट जितना ख़राब है उसी हिसाब से आपकी सोच होगी। आप अगर हॉस्पिटल्स को ले लें, क्या आप ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करना पसंद करेंगे कि जहाँ जाके वहाँ से इन्फेक्शियस आप डिजीज़ लेके बाहर निकलें? ठीक है, जहाँ आप जाएं और आपके साथ वहाँ का जो अमला है वो बदतमीज़ी के साथ आपको ट्रीट करे, डील करे, आपके साथ उनका रवैया ठीक ना हो। ठीक है, आपको वो बग़ैर चेक किए डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन लिख कर दें, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। जहाँ आपको पता हो कि इनके सिस्टम्स ख़राब है, लेबॉर्ट्री का रिज़ल्ट ठीक नहीं है, आपने देखना ही सेफ्टी होती है कि इस इदारे में कितनी सेफ्टी, आपके लिए कितनी सेफ्टी है। आप इलाज करने के लिए जा रहे हैं, आपने उस एनवायरनमेंट को देखना है, वहाँ की सेफ्टीज़ को देखना है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसानी जहन, उसको आप जिस तरह का एक माहौल देंगे वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे बेहतर है। हमारे लोग बाहर जाते हैं वहाँ नहीं बहुत करते, अच्छा रिकॉर्ड है। ऐसे यहाँ आने के बाद हम जब यहाँ पहुँचते हैं जीटी रोड पे, आप देखिए 2 दिन 4 दिन बेल्ट लगेगा, उसके बाद फिर बेल्ट भी गायब हो जाएगी। ऐसा ही जैसा अच्छा, एक ये बात बताइएगा ज़रा, चलिए ये तो होगी रोड के हवाले से। अगर हम रोड एक्सीडेंट से हटें तो घरों की तरफ आ जाएं, एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि अब जैसे हमारी सुई गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट होगी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आम तौर पे इसकी लीकेज को या हीटर या चूल्हे के खुले रह जाने की वजह से बहुत बड़े हादसा हो जाते हैं। जैसे कि एक नामवर शख्सियत हमारी कंट्री की एंकर पर्सन आमिर लियाकत, उनकी भी रीज़न जो हमें बताई गई वो गैस लीकेज की थी, वट एवर वो जनरेटर की थी या किसी भी चीज़ की थी, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। इसी तरह हमने कई लॉसेस अपने आसपास मोहल्ले में घरों में देखे हैं कि गैस का हीटर ऑन रह जाने की वजह से। अच्छा, ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि सुई गैस ऑन अगर कमरे में रहे और कमरा बंद हो, उस सूरत में भी नुकसानदेह है और दूसरी सूरत में तो है ही है। इस पे थोड़ा सा आप। अच्छा, ये जो एरिया है, यानी घरों में पहली चीज़ ये कि घर के अफराद को इस चीज़ का इल्म हो कि जहाँ पे गैसेस सुई गैस इस्तेमाल हो रही है, और तकरीबन हर घर में जो है ना इसका यूज़, जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक ख़तरनाक आप कह लें कि जस्ट लाइक अ बॉम्ब जो घरों में मौजूद है। तो आप उस सिस्टम से वाकिफ़ हों। अगर लीकेज है तो उस गैस के अंदर एक और केमिकल मिक्स किया जाता है जिसमें बड़ी पंचिंग स्मेल होती है। जी जी। और वो पंचिंग स्मेल जैसे ही आप घर में दाखिल हों और गैस अगर मौजूद हो तो फ़ौरन पता चलता। अब उस सिनेरियो में, सिचुएशन में गलती कहाँ पे होती है? लाइट वगैरह ऑन कर दी जाती है अमूमन। यस, स्विच ऑन, आपने जाके स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अब वो स्विच का ऑन करना, या फिर स्मेल आ भी रही है और आप बेध्यानी में जाके गैस के चूल्हे को ऑन करने के लिए आप लाइटर ऑन करते हैं, आप माचिस करते हैं, वो हो जाता है। ये चंद साल पहले एक इंसिडेंट हुआ। एक साहब अपने घर में, रात का उनका ये होता था कि वो बहुत केयर किया करते थे, मेन स्विच जाके गैस का बंद कर दिया करते थे। अच्छा। सुबह फिर वो उठ के ऑन करके आके, जो भी बहुत अच्छी सजेशन है, बहुत अच्छा किया करते थे। लेकिन अब आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब बाज़ दफ़ा इंसान को अगर अवेयरनेस ना हो तो वो गलती उसके लिए बड़ी जानलेवा हो जाती है। उनकी मिसेस सुबह उठी और वज़ू के लिए पानी गर्म करने के लिए उन्होंने चूल्हे पे रखा, गैस ऑन किया, माचिस की तीली जलाई, गैस नहीं आ रहा।
उसे ऑन छोड़ के गई है, पीछे से मेन स्विच ऑन किया है। जब मेन वॉल उन्होंने गैस का खोल के यहाँ आई है, तब तक यहाँ काफ़ी गैस आके काफ़ी गैस आ गया था। जैसे ही उन्होंने माचिस की तीली जलाई है, धमाका हुआ और उस खातून बेचारी की जो है ना डेथ। तो इस तरह के बेशुमार वाक़े हो उनकी डेथ हो गई। वो चंद दिन हॉस्पिटल में रही और उसके बाद ये बहुत बुनियादी बात है, इस पे आपने बहुत अच्छा किया फोकस करके कि आमतौर पे मैंने देखा है ख़वातीन वो ऑन कर देती हैं, हमारी घरेलू ख़वातीन भी, और माचिस ढूंढ रही हैं या वो लाइटर ढूंढ रही हैं। पहले लाइटर ऑन करना चाहिए, फिर उसके बाद चूल्हा ऑन करना चाहिए। अब तो बड़े जदीद चूल्हे आ गए हैं, अब तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, वो साथ ही उसके साथ ही हो जाते हैं। अगर वो गैस चली भी जाती है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है। अब गीज़र्स देख लें, गीज़र में यही सिस्टम है कि गैस बंद हो गया, उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, नहीं तो केयरफुल रहें। और घर के ख़वातीन को, बच्चों को इस चीज़ की पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी गैस कोई मजाक नहीं है, इसे हमने बड़े तरीके से केयरफुल हमने हैंडल करना है। ठीक है, पहले माचिस की तीली जलाएं या पहले लाइटर जलाएं, उसके बाद गैस ऑन करें, स्लोली उसको ऑन करें, तो उससे इशू नहीं होता। अच्छा, एक तो बतौर सेफ्टी ऑफिसर मैं आपसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने वाला हूँ। सवाल मेरा ये है कि आप न्यूट्रल रह के मुझे ये बताएं कि ये जो सिलेंडर है, जब भी हम सिलेंडर को परचेज़ करने के लिए जाते हैं, मुझे ख़ुद कई दफ़ा इस चीज़ को सामना करना पड़ा, हमें बड़ी तसल्लियाँ कराई जाती हैं, और जी ये इससे पास है, मैं नेम नहीं लेता, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पाकिस्तान में जिनसे स्टैंप होना उसका ज़रूरी होता है, ये वहाँ से पास है, ये वहाँ से पास है, ये इस कंपनी का है, ये फटता है ही नहीं है, ये जो है इसके अंदर फटने वाला मटेरियल ही नहीं, ये सुकड़ जाएगा, ये यूं हो जाएगा। ओवरऑल हमें मुतमईन कर दिया जाता है शॉप पे कि सिलेंडर कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको रूम में रखें। उनके ऊपर ही आप देखें कि उन्होंने वो चूल्हा लगाया होता है या हीटर लगाया होता है, और उसको आप कमरे के अंदर यूज़ करें, कमरे के बाहर यूज़ करें, कोई इशू नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये ख़तरनाक है या नहीं है? नहीं, इसमें पहली चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर सिलेंडर आप कमरे के अंदर रखकर उसी के ऊपर आप जो है ना चाय या खाना पीना या जो भी है चूल्हा लगा के ये हो रहा है, ये बहुत आम है। पहली चीज़ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप के पास अगर वो स्टैंडर्ड का गैस सिलेंडर और उसका चूल्हा नहीं है तो किसी वक्त भी लीकेज हो सकती है। लीकेज के अलावा वैसे भी जो है ना ख़तरा होता है कि आप उसे जलाते हुए छोड़ के चले गए और खुदा न खास्ता किसी वजह से हीट अप हो गया तो इट्स अ बॉम्ब। ठीक है, ये कोशिश ये करें कि जहाँ सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, एलपीजी इस्तेमाल हो रहा है, आप सिलेंडर को बाहर रखें। बाहर रखने के बाद प्रॉपर फिटिंग के साथ जो उसके पाइप हैं, जो रबड़ के पाइप इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है और उसको कुछ अरसे बाद हार्ड हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो 2 से 2.5 साल अच्छे पाइप की जो लाइफ है 2 से 2.5 साल होती है। 2 से 2.5 साल बाद उसे रिप्लेस करना चाहिए। ये हमारे मोहल्ले में ये वाक़या हुआ कि वो छत से साथ वालों के घर से गैस ली उन्होंने और छत से गुजार के अपने घर लेके गए, तो इसी तरह जो है वो पाइप जो है वो हार्ड होके जो आप बता रहे हैं वो ब्रेक हुआ था। धूप में हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है। अब चूँकि हमारे घर में भी वो इस्तेमाल हो रहा है और मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं घर से बाहर जो सिलेंडर रखा है और दीवार में होल करके उसे अंदर लेकर गए, तो जो मासी आती हैं हमारी काम करने के लिए, वो मैंने देखा कि जब वो सफाई करने के लिए गए तो उसने सिलेंडर को पकड़ा और खींच के दूसरी तरफ किया और सफाई किया और फिर वापस। तो अच्छी जानदार सी खातून थी। अच्छा। तो मैंने जो सूरत हाल देखी उसमें मुझे नज़र आया, और वो जो सिलेंडर है आप देखें नीचे से बाज़ दफ़ा बहुत शार्प हो जाता है जी, वो पाइप अगर नीचे आ गया तो उसकी कटने वो के कट चांसेस जाता होते हैं। मेरे जहन में ये था कि कहीं ये ना हो कि वो पाइप, वैसे भी उसकी चूड़ी होती है ऊपर से टाइट होने वाली, वो भी मूव करने से खराब हो सकती है। एग्जैक्ट। अब तो चूड़ी के बाद वो आप देखेंगे वो सिर्फ जस्ट पुश करके सील रेगुलेटर को जो है सील लगा के रखते हैं उसके वन टाइम सील कर दिया ना। और अगर उसको आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो मूवमेंट से वो
वहाँ से लीकेज हो सकती है, बिल्कुल सही बात तो है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। अच्छा, एक ये बात बताएं कि आम तौर पे ना जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो मज़दूर तबका है हमारा, वो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखता, और उसकी एक रीज़न जो हमें समझ आती है वो ये है कि उनका रोज़ का काम है, वो थक जाते हैं। मज़दूर है, उसने रोज़ आरे के ऊपर जाना है। वो जो मैंने आमतौर पे देखा है, ये जो वेल्डिंग करते हैं और जो आयरन को कट करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक जो कटर है, सा है, कटर है, सा, वो उसका जो ब्लेड होता है उसको आमतौर पे कवर नहीं किया होता, ओपन होता है, और उससे कई हादसे हुए हैं, लोगों की आंख, बाजू, इवन डेथ तक हुई हैं। तो अब उनका रोज़ का काम है। मैं गुज़र रहा था तो वो जानने वाला भी है, करीबी है शॉप, उसको मैंने कहा कि यार ये आप इस तरह ना करें, तो कहते हैं इलियासीन भाई अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करने लगे तो फिर काम नहीं होगा। ये एक आम आदमी की परसेप्शन आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हर जगह पे है। यानी ट्रेन वाला जो बोगियाँ जोड़ रहा है उसका रोज़ का काम है, हम देख के डर जाते हैं कि यार ये बीच में ना कहीं आ जाए। ट्रैक पे जो काम करने वाले हैं, कटिंग करने वाले हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। वो कहते हैं हम रख ही नहीं सकते। नहीं, इसमें अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं ब्रीफ करूँ। कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन। ठीक है, रिस्क है, हर जगह मौजूद है, रिस्क लेना भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसकी अवेयरनेस हो और आपको पता हो कि जी आप किस हद तक रिस्क ले सकते हैं। ख़तरा हर जगह मौजूद है। रिस्क सबसे सेफ जगह कौन सी है? आपका बेड है, और आपके बेड पे भी रिस्क मौजूद है। वो जो तकिया है जिस पे आप सर रख के सोते हैं, अगर वो तकिया आपका प्रॉपर नहीं है तो सुबह आपके गर्दन में पेन हो रही हो। अच्छा, मैं तो पंखे का सोच रहा था, आपने तकिया भी रिस्क में कर दिया। यस, पानी की बोतल, आप समझते हैं कि पानी की बोतल, यार इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आपने पानी पिया, खुला छोड़ दिया, गिरा और आपका मोबाइल गया। तो ये सब में मौजूद है। पहली चीज़ ये कि आपको इसकी अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि लाइक्लीहुड कितना है और कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसका अंजाम कैसा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके कंट्रोल वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आप समझते हैं कि ये रिस्क लेवल बहुत कम है, वहाँ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ सीरियस रिस्क है उसे आप ज़रूर देखें। अच्छा, ये जो मज़दूर काम कर रहे थे ना, खुदाई वाले, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल भी हुई थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो। खुदाई करते करते उसकी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गैस थी या कोई ऐसा इशू था, डेफिनेटली गैस ही होगी, वो ब्लास्ट हुआ अच्छा खासा। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और वो मज़दूर मुश्किल से जहाँ पर हुआ, लेकिन काफ़ी मतलब 35 से 40% वो बर्न हो गया था और उसकी बाकी लाइफ ख़राब हो गई थी। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में ये सेफ्टी ऑफिसर्स या ये जो सेफ्टी का एक अमला है, ये कम है कि जो इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकता प्रॉपर तौर पे, और मज़दूरी का लेवल जो है, वर्क का लेवल जो है, वर्कलोड जो है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी मुल्क में, कि उनको आप लोग मीट नहीं कर पाते। कि हमें जाना चाहिए, बताना चाहिए, और अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर पहले आए, उस जगह को मीटर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, उनके साथ मेजर करे कि इसके नीचे कोई ऐसी इशू है या नहीं है। तो इस हवाले से क्या कमी है या अच्छा अवेयरनेस की कमी है या स्टाफ की कमी है? नहीं, बड़ा अच्छा आपका एक ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, किसी भी इदारे में जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़ा इदारा है, उसमें चंद एक या दो या तीन सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, या आप यूँ कहें कि ट्रैफिक आपके रोड पे है तो ट्रैफिक सार्जेंट एक आध दो खड़े होते हैं। जी ऐसे। और उन्होंने हर गाड़ी पे या हर शख्स पे वो नज़र नहीं रख सकते, और ना ही अगर वो नज़र रखते भी है तो अगली की गलती करना चाहे, अगर अगला खुदकुशी करना चाहे, वो उसको रोक नहीं सकते। ये चीज़ नहीं हो सकती। ये सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं, सिस्टम बनाने पड़ते हैं। आपने जैसे कहा कि ब्लास्ट हुआ, नीचे काम कर रहा था और बंदे की जो है ना हादसे से काफ़ी उसे नुकसान हुआ। कोई भी ऐसा काम अंडरग्राउंड अगर करना है या कोई ऐसा काम जिसमें हैज़र्ड या ख़तरा मौजूद है, उसके लिए वर्क परमिट ज़रूरी होता है। अच्छा, वर्क परमिट क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें आप एक एरिया में चाहते हैं कि अंडरग्राउंड आप घर बनाएं, तो आपने
वहाँ घर बनाने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कहीं नीचे बिजली की लाइनें तो नहीं जा रही हैं अंडरग्राउंड, कहीं गटर लाइन तो नहीं है, कहीं टेलीफोन की लाइंस तो नहीं जा रही हैं, कहीं कोई और इस तरह का इशू तो नहीं है। ठीक है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है उनसे आप NOC इशू करवा लेते हैं। हमारे यहाँ NOC के अलावा नहीं हो सकता ये? हमारे यहाँ इदारों में जिस तरह आपके अच्छे इदारे हैं उनमें NOC का सिस्टम मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि हम बहुत सारे काम बग़ैर प्लानिंग के करते हैं, जो बहुत बड़ा एक नुकसान का सबब बनता है कि जी हमने कहा कि अच्छा जी यहाँ बिजली की तार बिछा दो, और बिछाने के बाद उसे स्टैंडर्डाइज नहीं किया कोई, उसके बाद अगले ने जब काम करना है उसने कहा कि अच्छा मैंने यहाँ पे सड़क बनानी है, खुदाई शुरू करवा दी, मैनुअल काम हो रहा है या मशीन से भी हो रहा है, तो नीचे तार को जाके उसने हिट किया और नुकसान हो गया। तो यहाँ चीज़ें आपके स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, सेफ्टी के हवाले से रिस्क नहीं लेना चाहिए, सेफ्टी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपने इस चीज़ का जिक्र किया तो ये बिल्कुल ऐसा है कि ख़तरात हर जगह मौजूद हैं। जो ख़तरे हैं उनको हम और आप बहुत सारे ख़तरों को देख नहीं पा रहे, बहुत सारे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आपने माउस को देखा है कि वो घर में आता है तो आप उसको पकड़ने के लिए एक माउस ट्रैप लगा लेते हैं। अब वो माउस को उसमें लगा हुआ डबल रोटी तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे ख़तरा नहीं, लेकिन माउस को ट्रैप क्यों नहीं नज़र आ रहा? नज़र आ रहा है उसे, लेकिन वो उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि भाई ये तुम्हारी जान ले लेगा, ट्रेनिंग, और वो उसमें फंस जाएगा। इस तरह के ट्रैप्स बेशुमार जगहों पे मौजूद हैं जिनकी हमें ट्रेनिंग नहीं है। घर की बिजली के वायरिंग से लेकर घर के लगे हुए आपके इंस्टॉलेशंस में, घर से बाहर आप निकलेंगे, आपका सीवरेज सिस्टम, आपका गटर, आपका रोड, ईच एंड एवरी एरिया जो है उसमें ट्रैप्स आपको पकड़ने के लिए मौजूद है। बिल्कुल इंडस्ट्री इस तरह है, वहाँ पे बहुत सारी गैसेस निकल रही है, आपको नज़र नहीं आ रहे, आपको अवेयरनेस नहीं है, आप किस तरह उससे निपटेंगे इस चीज़ का इल्म नहीं है। बेहतर तो ये होता है कि सबसे बेस्ट जो सेफ्टी है वो सेफ्टी इंजीनियरिंग है। आपने ATM मशीन पे आप जाते हैं, जाने के बाद आप पैसे निकालते हैं, आजकल सब निकाल रहे हैं, उसमें आप देखें कि क्या इंजीनियरिंग है। आप ATM कार्ड डाल देते हैं उसमें, ठीक है, डालने के बाद क्या होता है, वो आपसे आपका डेटा मांग लेता है, आप वो डेटा उसे दे देते हो, उसे कहते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या पैसे वापस निकलते हैं उसमें से? प्रोसेस होता है। पैसे पहले नहीं निकलते, पहले आपका ATM कार्ड बाहर आता है। आप जब ATM कार्ड जब बाहर आता है, ATM मशीन बोलना शुरू करती है कि जी उठाएं अपना कार्ड निकालें, पैसे उस वक्त तक नहीं आते। आप कार्ड लेके जब अपने वॉलेट में अपने जेब में रखते हैं, उसके बाद पैसे निकलते। फ़र्ज़ करें पहले पैसे निकलते, आप कार्ड भूल जाएंगे, आप कार्ड भूल जाएंगे। तो ये होती है इंजीनियरिंग। आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे करें, बहुत अच्छी मिसाल कि उसमें जो डेंजर या ख़तरा है लोग उसकी तरफ कम से कम धड़क जो है ना वो जाएं और उनको वो ख़तरा ना हो। अब आप देखें कि हमारे यहाँ एक जो सिस्टम है, आप फुटपाथ देखें, ज़मीन से एक फिट ऊपर जो है ना वो बनाए जाते हैं, जो बहुत बड़ा एक सेफ्टी हैज़र्ड है। अब जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया उसमें क्या है कि 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फुटपाथ की हाइट। फिर आपके जितने मेन रोड्स हैं, हमारा क्यों है 1 फुट, गाड़ियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं, इस वजह से लोग एहतियात नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है। हम अभी भी अच्छा बिल्डिंग लेवल पे भी अवेयरनेस नहीं है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी परसेप्शंस पे काम कर रहे हैं, अपनी सोच के मुताबिक हम कहते हैं यार मैं समझता हूँ ये ठीक है, मैं वो काम कर रहा हूँ। हमें स्टैंडर्ड्स को दुनिया में जो दी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस पर अमल करना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। जैसे आपने कहा कि जो सुप्रीम एक अल्लाह ताला की तरफ से कि जिसने एक जान बचाई उसने सारी इंसानियत। तो हम ना अपनी जान की हमें फ़िक्र है, ना दूसरों की जान की फ़िक्र है,
वो कहते हैं कि एक लड़की मोबाइल लेने के लिए गई और बहुत कीमती सा मोबाइल परचेज़ किया और लेके जैसे निकलने लगी तो स्लिप करके गिर गई, और जैसे ही वो गिरी तो टक की आवाज़ आई। अब जब टक की आवाज़ आई तो लड़की के मुंह से फ़ौरन निकला, अल्लाह करे हड्डी हो। यानी मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम हेलमेट अगर सर पे पहन के मोटरसाइकिल चलाते हैं हम तभी पहनते हैं जब आगे ट्रैफिक सार्जेंट अच्छा, खड़ा होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर तो प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, लेकिन अपने हम हेड को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सो नाइस ऑफ यू नासिर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अवेयरनेस दी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, जो लोग सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, जो नौजवान तबका हमारा इस तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दें आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? आपने बड़ा अच्छा सा एक सवाल किया, और मैं ये कहूँगा कि सेफ्टी ऑफिसर बनना कोई मुश्किल काम नहीं। हमारा दीन ही हमें यही तालीम देता है। आप जब किसी से मिलते हैं तो पहले आप उस पर सलामती भेजते हैं, ठीक है, और आप पूरी हिस्ट्री उठा लें, उसमें कुरान पाक में उसमें हर लम्हे जो है ना इन्हीं चीज़ों का जिक्र है। हिफाजत 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 आप अपनी अगर जिस्म की करते हैं वो भी सेफ्टी है, हिफाजत अपने जहन और अपनी सोच की करते हैं वो भी सेफ्टी है, हिफाजत अपने नफ्स की करते हैं वो भी सेफ्टी है, और हिफाजत अपनी रूह की करते हैं वो भी सेफ्टी है। इन चारों का मजमूआ एक इंसान है। तो यहाँ पे अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है, आप कोर्स करना चाहते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इस फील्ड में लोग आएँ और वो काम करें। इंडस्ट्री आपकी अब चेंज हो गई है, अब आपकी फैक्ट्री 4 आ गई है जो टोटली कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, मशीनें कम्प्लेक्स हो चुकी हैं। यहाँ पे सेफ्टी और HSC का बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल आ गया है। रोड्स आपके अब इस तरह हो गए हैं कि वहाँ पर आपको इदारे चाहिए, लोग चाहिए कि जो सेफ्टी की अवेयरनेस हो और सिस्टम को सेफ्टी के साथ लेके चलें। घरों में आपको सेफ्टी चाहिए, आपको अब ख़वातीन को ये पता हो कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह इंसिडेंट हो तो उन्होंने क्या करना है। अगर आग लग जाती है उसको पैनिक की वजह से भागना उसका कोई हल नहीं, वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑक्सीजन मिलेगी और शोले सीधा चेहरे की तरफ जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपने चेहरा, तो आप ड्रॉप एंड रोल वाले फार्मूले पे अमल करें। लास्ट टाइम वो परफॉर्म करके भी दिखाया था। एग्जैक्ट, और आना चाहिए, घरों में ब्लैंकेट होनी चाहिए, या फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, उसका यूज़ आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा, अब इसमें इंटरनेशनल कोर्सेज बहुत अच्छे मौजूद हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर जाके आप जॉब करना चाहें, अपने मुल्क में करना चाहें, निबोश है, आयोश है, UK के कोर्सेज हैं, अमेरिकन कोर्सेज हैं। आपका सिविल डिफेंस इस पर बहुत काम कर रही है, फायर फाइटिंग के हवाले से जो स्टैंडर्ड्स है उस पर वो ट्रेनिंग दे रही है। फर्स्ट एड कोर्सेज, CPR का आना चाहिए, CPR के कोर्सेज जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट। अब तो बहुत सारे इदारों ने कंपलसरी कर दिया, गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया कि आपने सेफ्टी के कवानीन के साथ साथ अपने सिस्टम में फायर और फर्स्ट एड को शामिल करना है। इवन यहाँ तक कॉलेजेस, स्कूल और इन इदारों में भी अब इस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है कि फ़र्स्ट एड और फायर के हवाले से आपकी पूरी तैयारी हो, वरना अल्लाह ताला महफूज रखे अगर हादसा हो जाए तो बात की जो तकलीफ़ है या परेशानी है। आप देखें गुल प्लाज़ा की मिसाल है कि गुल प्लाज़ा में आग लगी हुई थी और लोग चीज़ें निकालने में मसरूफ़ थे, उन्हें फ़िक्र थी कि उन 4 चीज़ें वो बचा लें, निकाल लें। इस दौरान कहीं जो है और अपनी जानें उन्होंने गंवा दी। इसी तरह कुछ अर्सा पहले वो कुछ पेट्रोल के साथ हुआ था, वो जो टैंकर उल्टा था, वो पेट्रोल जमा करते हुए कहीं लोग जल गए। अब देखिए अवेयरनेस नहीं है ना, आपका जो ट्रेनिंग है अवेयरनेस है, और लोगों को इस चीज़ के मुतल्लिक बताना है। वो ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि ख़तरा ट्रैप कहाँ पे है, कहाँ वो ट्रैप हो सकते। आप किसी पढ़े लिखे
किसी प्रोफेसर को देखेंगे नहीं कि वो कुत्ता बैठा है उसके करीब से गुजरे, वो उससे तकरीबन 10 मीटर दूर से क्योंकि गुजरेगा। उसको ट्रैप का पता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो देखेगा कोई जिसके पास नहीं, तो वो जाते हुए कहेगा यार ज़रा लात मार के देखो जिंदा है या नहीं। थैंक यू सो मच नासिर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, बहुत ही मुफीद, हेल्दी और अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी नासिर बलोच साहब के साथ, और कुरान करीम फुरकान हमीद की 2 आयत इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुई। एक तो ये कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो, और दूसरी वो ये कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को मारा। बहुत ही मुफीद इसमें मशवरे दिए गए, घरेलू हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, वर्क के हवाले से, गैस के हवाले से, रोड के हवाले से बहुत ही मुफीद किस्म के मशवरे नासिर साहब ने दिए। इनके कीमती वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।